हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं आपका नेट जेआरएफ दिसंबर 2026 का जो रेगुलर कोर्स है। यहाँ लेक्चर नंबर 6 है। हमने फर्स्ट 5 लेक्चर में आपका बेसिक फंडामेंटल सेट्स के बारे में, सबसेट्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है। यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड करने वाले हैं विच इज रिलेशंस। यहाँ जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको देख के ये नहीं कि जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लिंक करेंगे आपकी रियल लाइफ के कंसेप्ट से। रिलेशंस क्या हैं, डेली आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या रिलेशन यूज कर रहे हैं, क्या आप एक कॉफी शॉप पे बैठे हैं वहां भी क्या कोई एक रिलेशन यूज हो रहा है। जैसे यहाँ स्टेट और देयर कैपिटल है, इनमें एक मैं रिलेशन डिफाइन करूंगा और रिलेशंस और यही फंक्शंस के बीच में यहीं से आपको एक डिफरेंस समझाऊंगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका अलजेब्रा पार्ट में बहुत यूज होने वाला है। लेकिन इस कंसेप्ट को कवर करने से पहले हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स वो क्या होगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, कोई भी रैंडम टू सेट्स हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली डिफाइन किया जाता है ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं हम। और उसका मीनिंग क्या है, दीज आर ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। जो फर्स्ट पोजीशन है इट इज ऑलवेज मेंबर ऑफ ए, और जो सेकंड पोजीशन है इट इज ऑलवेज मेंबर ऑफ बी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, A is element of A and जो सेकंड पोजीशन है B is element of B, और इसको बोला जाता है ordered pair। ordered का मतलब क्या है, पोजीशन अगर फिक्स हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड ordered। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं ताकि डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो A में अगर मैं पिक करता हूं 1 2 3 और बी में अगर पिक कर लेते हैं कोई भी अल्फाबेट ए बी सी, हम किन्हीं दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं। मैटर नहीं करता कि वो कैसे सेट्स हैं, एक में मेरे पास नंबर्स हैं, दूसरे में अल्फाबेट्स हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लिखूंगा तो उसका मीनिंग क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट, ठीक है, या इसको चेंज कर लेते हैं नोटेशन, क्योंकि एबीसी यूज कर चुका हूं, एक्स वाई जेड लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड कंपोनेंट बी। ए शुड बी मेंबर ऑफ ए एंड बी शुड बी मेंबर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, ए के लिए क्या चॉइसेस हैं, ए 1 2 3 हो सकता है, तो 1 कोमा बी हो सकता है, देन 2 कोमा बी हो सकता है, देन 3 कोमा बी हो सकता है। सच दैट B कहां से आएगा आपका, B बिलोंग्स टू B आएगा। अब B के लिए क्या चॉइसेस है, यहां पे 1 BX हो सकता है, BY हो सकता है एंड BZ हो सकता है। तो B के लिए 3 चॉइसेस, ठीक है। सिमिलरली 2, X आ सकता है इसमें, 2, Y एंड 2, Z। अगेन ये 3 चॉइसेस होगी। और 3 के रिस्पेक्ट में भी 3, X 3, Y एंड 3, Z। ये आपके पास होल सेट बन गया आपका A क्रॉस B। तो A के हर एलिमेंट को B के साथ बेसिकली हमें कनेक्ट करना है, और उस कनेक्शन को हम बोलते हैं ऑर्डर पेयर। और इसी की हेल्प से आप डिफाइन कर पाएंगे रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे R एक रियल नंबर्स का सेट है, तो व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R। तो R क्रॉस R का मतलब क्या है, अब देखो आपने रियल लाइन नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। रियल लाइन का मतलब क्या था, उसको हम एक स्लीपिंग लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज माय रियल लाइन, क्लियर। इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे, से मैं यहां एक पॉइंट ड्रॉ कर देता हूं 0। इसी टाइप से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन पिक कर लूं, ये
ठीक है, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। अब देखो आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, पहले वो लिखते हैं। आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, ए कोमा बी सच दैट ए कहां से आएगा आर से और बी भी कहां से आएगा आर से, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां पे ये भी मैं रियल लाइन लिख सकता हूं और इसको भी मैं रियल लाइन लिख सकता हूं। यहां पे मैंने पॉइंट पिक करा 1, यहां पे भी कहीं ना कहीं 1 होगा, तो ये पॉइंट 1,1 किसका एलिमेंट है, आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। यहां पे मैंने पिक करा 3 और यहां पे 1 है, तो ये 3,1 जो है वो भी आर क्रॉस आर का एलिमेंट है। तो इस पूरे प्लेन पे जितने भी एलिमेंट हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर क्रॉस आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ आर क्रॉस आर इज अ प्लेन, और जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। क्लियर है। इसी टाइप से आर क्रॉस आर की अगर मैं बात करूंगा उसका मीनिंग क्या है, तो वहां एक एक्सेस जी आ जाएगी। मान लेते हैं थर्ड कंपोनेंट इधर ले लो, जैसे ये रूम है, तो इस रूम में यहां पे मैंने कोई एक पॉइंट पिक करा, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया और ये जेड कंपोनेंट हो गया। 3 कंपोनेंट डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये मोर क्लियरिटी हम देखेंगे जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे। तो यहां जो पॉइंट है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर लिया हमने, इस डायरेक्शन में मूव कर लिया और इस डायरेक्शन में मूव कर लिया, तो एक्स वाई जेड। तो आर क्रॉस आर का मतलब, आर क्रॉस आर का मतलब क्या होगा, उसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए हो सकता है, बी हो सकता है, देन सी हो सकता है। तो ए बी सी कहां से बिलोंग करेंगे, रियल लाइन से। तो बेसिकली ये पूरा जो स्पेस है आपका वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आर क्रॉस आर को, सॉरी आर क्रॉस आर 3 टाइम। तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में 2 सेट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, 3 सेट्स का प्रोडक्ट ले सकते हैं, सेम सेट का सेम सेट के साथ भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्रिकली अगर इसको समझना है तो नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, वहां से आपको और क्लियर होगा। जैसे मैंने ए ले लिया, क्लोज इंटरवल 0,1, इंटरवल्स हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं पहले एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, ये 0 पॉइंट है, यहां कहीं ना कहीं 1 पॉइंट आएगा। सेम चीज यहां पे कहीं ना कहीं 1 पॉइंट होगा। इसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूं, पहले मैं एक यहां पे स्क्वायर बनाता हूं। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट जो है मेरा 0 है, ये पॉइंट मेरा 1 है, यानी कि यहां से यहां तक जो पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, x लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट 1 दे सकता हूं, इसको नाम दे सकता हूं y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट भी क्या होगा, y इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर। जब मैं a लिख रहा हूं, a मेरे को क्या दिया हुआ है यहां पे 0,1, तो a क्रॉस a का मतलब क्या है, इट इज a, b सच दैट a बिलोंग्स टू, सॉरी a एंड b बिलोंग्स टू क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1 विच इज इक्वल टू कैपिटल A। यही तो दिया हुआ है। तो मेरा फर्स्ट कंपोनेंट ये कहां से वेरी कर सकता है, 0 से 1 के बीच में। सेकेंड कंपोनेंट ये 0 से 1 के बीच में। तो ये जो आपका शेप है ये वाला, इसका जो इंटीरियर रीजन है इंक्लूडिंग बाउंड्री, दिस इज माई A क्रॉस A। तो ये जो सेट है इट इज A क्रॉस A। बेसिकली वो क्या आ रहा है, क्लोज इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल 0,1। तो यहां पे जो A क्रॉस A है वो एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है,
यहां पे कोई भी पॉइंट पिक करेंगे वो ए कंपोनेंट होगा, यहां पे कोई भी पॉइंट पिक करेंगे बी, तो ये ए कोमा ए कंपोनेंट आ जाएगा, ए कंपोनेंट बी, ए कोमा बी कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस ए की बात करता हूं तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूं, वहां आपको इजीली समझा पाऊंगा। अगर मैं ये शेप पिक कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे देखिए थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। सॉरी, ये एक्स लाइन ले लेते हैं, ये वाई लाइन ले लेते हैं, और ये एक थर्ड लाइन डिफाइन कर लेते हैं जेड, ठीक है। तो ये इसको नाम दे देते हैं जेड, इसको नाम दे देते हैं वाई, और इसको नाम दे देते हैं एक्स। तो बेसिकली 3 डायमेंशन में बात करते हैं। ये डिस्टेंस 0 और ये पॉइंट 1, ये मेरा x मूव कर रहा है, ठीक है। तो x क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस साइड मेरा y मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये y का, सॉरी, ये वाला जो पॉइंट है इस शेप में, ये y का 1 पॉइंट है, ठीक है। ये 0 और ये z का 1 पॉइंट है, तो यहां पे z मूव कर रहा है, यहां पे y मूव कर रहा है। तो मेरा x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। y कंपोनेंट भी क्या पिक करा, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और z कंपोनेंट भी लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब मैं डिफाइन करता हूं x y z सच दैट x y z कहां से बिलोंग कर रहे हैं, 0,1 से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, a क्रॉस a को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है ये जो मेरा क्यूब है, इस क्यूब में कोई भी पॉइंट पिक कर लो, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a क्रॉस a के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बेसिकली ये पूरा क्यूब जो है, इसके इंटीरियर रीजन जो है और इसकी बाउंड्री जो है वो रिप्रेजेंट करेगा a क्रॉस a को। तो जब मैं a क्रॉस a करता हूं तो वो बेसिकली एक कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। a क्रॉस a करता हूं तो वो मेरे स्पेस में किसी एक 3D स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो आई थिंक कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग समझा गया होगा और ये ज्योमेट्रिकल पिक्चर दिख गई होगी आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अब डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज पे। सबसे पहले किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो एम्प्टी आएगा। रीजन क्या है, मेरे पास ए कोई भी सेट है, क्रॉस बी की डेफिनेशन हमने क्या लिखी, इट इज ए कॉमा बी such that A is element of A and B is element of B। ठीक है, now if B is equal to 5 तो इसके लिए कोई चॉइस नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है। B अगर 5 हो गया तो A का इसके साथ कोई पेयर बना ही नहीं सकते, तो implies A क्रॉस 5 should be equal to 5 एंड सिमिलरली हम देख सकते हैं 5 क्रॉस A ऑल्सो इक्वल टू 5। क्लियर? अब यहां देखिए, यहां से और यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल A को मैं सिंपली पिक कर लेता हूं, लेट A इज इक्वल टू सिंगलेटन 1, देन A क्रॉस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 5 इज इक्वल टू 5 क्रॉस A। अब मैं B को नाम दे देता हूं 5, तो यहां से A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, B क्रॉस A, लेकिन A 5 है, सॉरी B 5 है, A इज अ सिंगलेटन सेट एंड
ए नॉट इक्वल टू बी। और बहुत सारे स्टूडेंट यहां गलती कर जाते हैं, डायरेक्टली ये लिख देते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, रीजन क्या है? ये एग्जांपल सामने आपके पास। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? अगर ए एंड बी दोनों क्या हैं? नॉन एम्प्टी। तो जो स्टेटमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हमें कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई करनी है और कब स्टेटमेंट ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी। अगर ए एंड बी मेरे नॉन एम्प्टी सेट हैं तो ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल टू बी। सिंपल सी डेफिनेशन, स्टेटमेंट बाय प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूं, आप डायरेक्टली डेफिनेशन से प्रूफ कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, काउंटिंग ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अब देखिए, अगर मेरे पास ए में n एलिमेंट्स है तो उनको मैं कुछ नाम दे सकता हूं, से A1 A2 A3। और ये राइटिंग इसलिए कर रहा हूं कि ये मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज करने वाला हूं जब रिलेशंस डिफाइन करूंगा, और काउंटिंग ऑफ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी टाइप से एक बी सेट डिफाइन कर लेते हैं जिसमें नोटेशन दे देते हैं B1 B2 अप टू Bm। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में अज्यूम करके चल रहा हूं कि n है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अज्यूम करके चल रहा हूं कि m एलिमेंट है। तो जब हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो ए क्रॉस बी की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इट इज ए कोमा बी विद ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी। ए के लिए क्या चॉइसेस हैं? पहले ए की चॉइसेस पिक कर देता हूं मैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं लार्जर पिक्चर, तो ए के लिए क्या चॉइसेस है? ठीक है, जस्ट वेट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो। तो ए के लिए क्या चॉइसेस है? A1 कोमा बी, A1 कोमा A2 कोमा बी, ठीक है, एंड A3 कोमा बी एंड सो ऑन, और लास्ट AN कोमा बी। और यहां पे B जो होगा वो B में से बिलोंग करेगा। तो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट के लिए चॉइसेस पिक कर दी। अब इस डायरेक्शन में बात कर लेते हैं, B को एक्सप्लोर कर देते हैं। B के लिए क्या चॉइसेस है? इट कैन बी B1 B2 Bn। तो यहां सेट में जो एलिमेंट आ जाएंगे, A क्रॉस B में जो एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज A1 B1, देन A1 B2, then A1 B3 and so on A1 Bn। सेम चीज यहां पे आ जाएगी, रिपीट हो जाएगी, A2 B1, A2 B2 and AN B2, ये सॉरी A1 A2 Bn। सिमिलरली यहां पे रिपीटेशन सिमिलर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? A3 विद B1, देन A3 विद B2 एंड A3 विद Bn। और लास्ट कंपोनेंट में क्या आ जाएगा? AN विद B1, देन AN विद B2 और AN का पेयर बनाना है विद BM। M कंपोनेंट है, तो दिस इज द माई सेट। कितने एलिमेंट हो गए? n प्लस n प्लस n। तो इस फर्स्ट रो में n एलिमेंट्स, फिर n एलिमेंट्स, और यहां भी n एलिमेंट, और कितने ये पोजीशन है? m पोजीशन। तो इंप्लाइज कितने एलिमेंट हो गए? n इंटू m एलिमेंट। वो हम यहां से भी देख सकते थे। a के लिए कितनी चॉइसेस है? n चॉइसेस। b के लिए कितनी चॉइसेस है? m चॉइसेस। तो इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट in A क्रॉस B is equal to, डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A into नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। दिस इज द फॉर्मूला, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऐड ऑन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब ये इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या है? अगर हमारे पास कुछ सेट्स हैं A B C D, ठीक है, A B C D
आर एनी सेट्स, कोई भी रैंडम सेट्स हैं, तो अगर आप ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी लेंगे तो आप देखिए फर्स्ट सेट का थर्ड सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए और सेकंड सेट का फोर्थ सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लीजिए एंड देन प्रोडक्ट कर लीजिए, या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी गई है, इसका यूज करवाया गया। कैसे यूज करवाया गया उस पर अभी आऊंगा, पहले इसको कैसे प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू पिक कर लेता हूं a क्रॉस b इंटरसेक्शन c क्रॉस d, ये चीजें प्रूफ कैसे करते हैं, अगर हम बेसिक चीजों पे इन प्रूफ्स को अप्लाई करेंगे तो फिर आगे जो थ्योरम है आपकी उनमें भी इजीली अप्लाई करना सीख जाएंगे। हमें ये का कोई सेट आएगा और ये का कोई सेट है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, तो डेफिनेटली दिस सेट शुड बी सबसेट ऑफ दिस सेट शुड बी सबसेट ऑफ दिस। तो मैंने रैंडमली इसका एलिमेंट लिया, उसको इसमें बिलोंग करवा दूंगा, इसका एलिमेंट पिक करूंगा, इसमें बिलोंग कर दूंगा, आपका काम हो जाएगा। बस डेफिनेशन यूज करनी है। x इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका मीनिंग क्या है, x बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड x बिलोंग्स टू c क्रॉस d। ठीक है, तो जो x होगा वो क्या होगा, कुछ अल्फा कॉमा बीटा टाइप का होगा। यहां पे x बिलोंग्स टू a क्रॉस b है तो अल्फा बिलोंग्स टू a होगा एंड अल्फा बिलोंग्स टू c हो जाएगा। x बिलोंग्स टू a क्रॉस b एंड c क्रॉस d है तो सेकेंड कंपोनेंट बीटा बिलोंग्स टू d होगा एंड बीटा बिलोंग्स टू b होगा एंड बीटा बिलोंग्स टू d होगा। तो यहां से क्या इंप्लाई होगा, अल्फा जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा a इंटरसेक्शन c में, यहां से बीटा जो होगा वो बिलोंग कर जाएगा b इंटरसेक्शन d में। तो इंप्लाइज जो आपका ऑर्डर पेयर है अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b क्रॉस a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, ये आ जाएगा। तो क्या इंप्लाई हुआ, ये जो x है ये कहां बिलोंग कर गया, इस सेट में बिलोंग कर गया। तो इंप्लाइज आपका a क्रॉस b intersection with C cross D is a subset of A intersection C cross B intersection D। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं इस सेट का मेंबर पिक कर लेता हूं, रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। अगर x बिलोंग्स टू पिक करते हैं a इंटरसेक्शन c क्रॉस b इंटरसेक्शन d, तो बेसिकली x कैसा होगा, अगेन सम अल्फा कोमा बीटा टाइप का होगा। फर्स्ट अल्फा यहां से आएगा, बीटा यहां से आएगा, तो इंप्लाइज अल्फा बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन c एंड बीटा बिलोंग्स टू b इंटरसेक्शन d। अब देखो मैंने कहीं भी कोई भी स्पेशल चीज यूज नहीं की, सिर्फ जो कंसेप्ट है डेफिनेशन है वो यूज कर रहा हूं। और हर थ्योरम में भी आगे मैं आपको यही दिखाऊंगा कि किससे भी हार्ड से हार्ड थ्योरम पिक कर लो, उसमें भी सिर्फ अगर आपकी डेफिनेशंस क्लियर हैं तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, वहां पे आप थ्योरम इजीली प्रूफ करना सीख जाओगे। यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू ए एंड अल्फा बिलोंग्स टू सी एंड बीटा बिलोंग्स टू बी, बीटा बिलोंग्स टू डी क्या हो जाएगा, अल्फा ए का मेंबर है, बीटा बी का मेंबर है, तो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करवा सकते हैं ए क्रॉस बी में से। अल्फा आपका सी का मेंबर है, बीटा डी का मेंबर है, तो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग करवा सकते हैं सी क्रॉस डी में से। इस सेट का मेंबर भी है, इस सेट का मेंबर भी है, तो इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से पिक करा था ये इसका मेंबर हो गया, तो A इंटरसेक्शन C क्रॉस B इंटरसेक्शन D इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D।
तो आपका ये जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का सबसेट है, तो दे मस्ट बी इक्वल। अब इसी चीज का यूज कैसे करना है? कॉमन एलिमेंट इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन होंगे अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट है? ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूं कि लेट कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू आर, यानी कि ए और बी में अगर आर एलिमेंट है, देन क्वेश्चन क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, ये क्या होगी? और ये एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। अभी मैंने एक रिजल्ट प्रूव करा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, और ये ट्रू है फॉर एनी ए बी सी डी। तो पुट सी इज इक्वल टू बी एंड डी इज इक्वल टू ए, इन पर्टिकुलर भी ट्रू होगा। तो इंप्लाइज ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, और ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए सेम होगा। तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि आप सेम सेट का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। तो इसको मैं क्या ले सकता हूं? इट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन जो है वो हमारा कॉम्यूटेटिविटी को सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा? इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, और कार्डिनलिटी ऑफ दिस एक्स क्रॉस एक्स क्या हो जाएगी? कार्डिनलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर, और वो कितने एलिमेंट है? आर स्क्वायर एलिमेंट है। तो अगर ए एंड बी में आर एलिमेंट कॉमन है तो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में आर स्क्वायर एलिमेंट हो गए। ये आप ए क्रॉस बी की डेफिनेशन लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब इससे डायरेक्टली आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे ए ये एलिमेंट सेट है, बी ये सेट है, तो दिस इज ए और वो बी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो व्हाट इज द ए इंटरसेक्शन बी? ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 1 एंड 3 दो ही एलिमेंट कॉमन है। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर, यानी कि सिंपली 4 एलिमेंट्स है। और ये चीज हम आगे जाके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। क्लियर है ये कंसेप्ट कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने कॉमन एलिमेंट होंगे, ये हम यहां से डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ और लॉज पढ़ते हैं कि इंटरसेक्शन का और कार्टेशियन प्रोडक्ट का और यूनियन का आपस में क्या रिलेशन है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसका मीनिंग क्या है? जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी, सॉरी ए डॉट बी प्लस सी, आप हमेशा कभी भी चीजों को रिकॉल करना है तो बेसिक चीजों पे जाइए, वहां से रिकॉल हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इस फॉर्म में आप सब लोग जानते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। हमें डॉट की जगह क्या रिप्लेस करना है? क्रॉस, और बी प्लस की जगह अभी क्या रिप्लेस करना है? इंटरसेक्शन। क्या कह रहा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या है? सेट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी अगर लूंगा तो इट शुड बी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद ए क्रॉस सी, और राइट साइड से जाऊंगा तब भी सेम होगा। या आप ये भी लिख सकते हैं, और ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी करूंगा तो इट इज ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी।
ठीक है, अब ये कैसे होगा उस पे आ जाते हैं। आप एक तो यही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं और यहां पे अप्लाई करते हैं। हमने प्रूफ करा कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद बी सी क्रॉस डी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद डी। ठीक है, यहां पे देखिए इसको कंपेयर करते हैं, ए क्रॉस बी है और यहां पे ए क्रॉस सी है। ठीक है, तो यहां डी की जगह मैं क्या पुट कर देता हूं, ए, या इसको ऐसे लिख लेते हैं रिवर्स करके, इंटरसेक्शन विद डी क्रॉस सी। तो यहां पे क्या चेंज हो जाएगा, इट इज ए इंटरसेक्शन विद डी एंड बी इंटरसेक्शन विद सी, ये आ जाएगा। अब अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, ए क्रॉस बी सेम है, इंटरसेक्शन डी क्रॉस सी, तो डी की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ए पुट करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए, वो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सी। हो गया प्रूफ एक लाइन में। तो ये जो इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है ये बड़े इजीली आप इसमें यूज कर सकते हैं। सेम आप यहां पे ट्राई करिएगा। यहां पे आप कैसे ट्राई करेंगे, ये देखिए, आप रिजल्ट इस सेट को, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस डी इज इक्वल टू, हम प्रूफ करके आए कि ए क्रॉस सी, सॉरी, ए इंटरसेक्शन विद सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन विद डी, ये प्रूफ करके आए इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसमें ये कैसे यूज करना है, तो यहां बी की जगह क्या यूज हो रहा है, सी यूज हो रहा है, और सी की जगह क्या यूज हो रहा है, बी यूज हो रहा है, और डी की जगह क्या यूज हो रहा है, सी। तो पहले बी और सी को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां पे जहां बी है वहां पे मैं सी लिखूंगा और सी की जगह मैं बी लिखूंगा, ताकि प्रॉपर्टी उससे कंपेयर हो जाए। तो बी की जगह सी लिखना था, तो इंटरसेक्शन विद बी, और सी की जगह बी लिखना है, ये आ गया। अब डी की जगह क्या पुट करेंगे, आप देखो, ए क्रॉस सी आ गया, बी क्रॉस डी आ गया, डी की जगह क्या पुट करना है, सी पुट कर दो। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस डी, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन विद बी क्रॉस सी इंटरसेक्शन विद सी। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस, प्रूफ हो गया, क्लियर। तो मैं यहां कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं इसको प्रूफ करने के लिए। तो आपका जो सेट मल्टीप्लिकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। और सिमिलरली आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं ए क्रॉस बी यूनियन सी करता हूं तो इट शुड बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो ये मैं सारी चीजें क्यों बता रहा हूं, जब हम सेट थ्योरीज में जाएंगे वहां पे सेट का मल्टीप्लिकेशन लेंगे, सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, सेट का यूनियन लेंगे, एंड देन वहां से हम स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट करेंगे, ग्रुप्स बनाएंगे, रिंग्स बनाएंगे, सबसेट्स का कलेक्शन लेके। तो जब आपको ग्रुप जनरेट करने होते हैं, रिंग जनरेट करने होते हैं, वेक्टर स्पेस बनाने होते हैं, तो ये सेट थ्योरी में जो ऑपरेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। उनके एलिमेंट्स में ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, सेट्स में भी ऑपरेशन यूज करके हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट है, उसमें अगर मैं इंटरसेक्शन बना दूं तो क्या ये स्ट्रक्चर ग्रुप्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, रिंग बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो इस टाइप की प्रॉपर्टीज आगे यूज होती हैं आपकी। तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये आपको प्रूफ करना है। सिमिलरली आप लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव की बात कर सकते हैं। यहां मैं दूसरा मेथड यूज करता हूं। अभी अज्यूम कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी है।
और दूसरी साइड अज्यूम कर लेते हैं कि x या कोई y पिक कर लेते हैं, y बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। हमें y प्रूफ करना है कि इस सेट में होगा और x प्रूफ करना है कि उस सेट में होगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ स्पेशल स्टोरी नहीं है। यहां से क्या लिखेंगे, x जो होगा वो कुछ अल्फा कोमा बीटा टाइप का हो गया क्योंकि क्रॉस में है, और अल्फा ए का एलिमेंट होगा और बीटा कहां से होगा, b इंटरसेक्शन c से होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, बीटा जो है वो b में भी है एंड बीटा जो है वो कहां है, c में भी बिलोंग कर रहा है। बीटा अगर b में बिलोंग कर रहा है, अल्फा a में बिलोंग कर रहा है, तो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू a क्रॉस b लिख सकते हैं, एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू क्या ले सकते हैं, a क्रॉस c लिख सकते हैं। ये एलिमेंट दोनों में है तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में भी होगा और यूनियन में भी होगा, तो इंटरसेक्शन का भी यहीं से प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो इस सेट का एलिमेंट यहां पे आ गया। अगर यहां पे इंटरसेक्शन दिया होता था, क्योंकि दोनों का एलिमेंट है तो इंटरसेक्शन में भी चला जाता। सिमिलरली y अगर यहां पे बिलोंग कर रहा है तो y बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, a क्रॉस b, और y बिलोंग्स टू a क्रॉस c, किसी एक में होगा, एटलीस्ट एक में होगा। इसका मतलब क्या है, मेरा जो y होगा वो कुछ a कोमा b टाइप का होगा विद a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, और y इक्वल टू मेरा कुछ a कोमा c टाइप का होगा विद a बिलोंग्स टू a और c बिलोंग्स टू c। एम्प्लाइज, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, y अगर a का एलिमेंट है तो हमें ये शो करना है b किसका एलिमेंट है, b का एलिमेंट, तो दिस इंप्लाइज a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू, मैं लिख सकता हूं b यूनियन c, क्योंकि सेट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे तो एलिमेंट कुछ ऐड होंगे, तो b ऑलरेडी है तो b यूनियन c में भी होगा। और यहां पे क्या लिख सकता हूं, c जो c में है तो यहां से भी लिख सकता हूं a बिलोंग्स टू a एंड c बिलोंग्स टू, क्या लिख सकता हूं, b यूनियन c, क्योंकि c तो ऑलरेडी c में है तो यूनियन में भी आएगा। इंप्लाइज क्या हो गया, जो a कोमा b है वो कहां बिलोंग कर जाएगा, a क्रॉस b यूनियन c में, और यहां पे a बिलोंग कर जाएगा आपका a क्रॉस b, सॉरी a कोमा c जो है बिलोंग कर जाएगा a क्रॉस b यूनियन c में। तो आप फर्स्ट केस पिक करिए या सेकंड केस पिक करिए। ये जो आपका y है, y क्या है, a क्रॉस b यूनियन c में है, और यहाँ पे y इस फॉर्म में है तो वो भी कहाँ है, a क्रॉस b यूनियन c में है। यानी कि मैंने इस सेट का एलिमेंट लिया था, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, इस सेट का एलिमेंट लिया था, यहाँ पे प्रूफ कर दिया, तो दे मस्ट बी इक्वल सेट्स। क्लियर है, तो ये आपका मेनली कंसेप्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेन 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। पहले इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, थर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, और काउंटिंग करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, एंड देन काउंटिंग करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। ये मेन कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब डिफाइन करते हैं रिलेशंस, और रिलेशन डिफाइन करने के लिए आते हैं आपके एक बेसिक रियल लाइफ एग्जांपल पे। ठीक है, यहीं से हम रिलेट करेंगे रिलेशंस क्या है, और रिलेशंस एक ऐसा सेगमेंट है जिसका आपको हर जगह यूज करना है, इन योर रियल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। बेसिकली रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि आपके गिवन स्ट्रक्चर, गिवन सेट्स या गिवन रीजन को पार्टीशन करता है, और अगर आपको वो पार्टीशंस करना आ गया तो आप इस रिलेशंस को इजीली यूज कर पाएंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे एक सिंपल से, एक रियल लाइफ एग्जांपल से, देन फॉर्मल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे,
ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। जैसे यहां स्टेट्स हैं एंड उनके कुछ कैपिटल्स हैं, हर स्टेट के कैपिटल लिखे हुए हैं। तो एक सेट अगर मैं एस बना लेता हूं, इसका जितने भी आपके स्टेट्स हैं, इसमें क्या आएगा, स्टेट्स आ जाएंगे। और एक सी, जितने भी आपके डिफरेंट कैपिटल्स हैं उनको कलेक्ट कर लेते हैं। कैपिटल्स, ठीक है। तो स्टेट में आपके पास 28 स्टेट्स आ जाएंगे यहां से, और उनके रेस्पेक्टिव कैपिटल्स आ जाएंगे। अब देखो, हर स्टेट का कोई ना कोई कैपिटल है, तो मैं एक सेट आर बनाता हूं। वो क्या बनाऊंगा, एस एंड सी, सच दैट सी इज कैपिटल ऑफ एस। और एस कहां से आ रहा है आपका, कैपिटल एस से आ रहा है, और सी कहां से आ रहा है आपका, कैपिटल सी से आ रहा है। तो डेफिनेटली मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर पिक करे हैं, तो गारंटी है कि जो एस होगा, यहां एस के लिए कुछ चॉइसेस आएंगी यहां से, और सी के लिए कुछ चॉइसेस आएंगी सी से। तो इट इज अ सबसेट ऑफ एस क्रॉस सी। इसीलिए हमने लास्ट लेक्चर में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। हर स्टेट अपने किसी ना किसी कैपिटल से रिलेटेड है, या हर कैपिटल किसी ना किसी स्टेट से रिलेटेड है। यहां हम बोलेंगे एवरी स्टेट इज रिलेटेड टू सम ऑफ द कैपिटल। क्लियर। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और यहीं से आपका फंक्शन और रिलेशन में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहां पे पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूं, उसका कैपिटल कौन है, चंडीगढ़। और हरियाणा का भी कैपिटल कौन है, चंडीगढ़। तो दो स्टेट एक ही कैपिटल से रिलेट हो रहे हैं, दो स्टेट एक ही कैपिटल से रिलेट हो रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे आ जाइए हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा एग्जांपल आप पिक कर लीजिए उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी पढ़ लीजिए मैथ के साथ साथ। हिमाचल प्रदेश में समर में जो उसका कैपिटल होता है वो शिमला होता है, और विंटर में शिमला में बहुत बर्फ होती है विंटर में, तो वहां से सारी चीजें मैनेज नहीं हो सकती, तो धर्मशाला जो होता है वो इसका कैपिटल बन जाता है। तो आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसके कौन कैपिटल है, एक तो शिमला में उसका कैपिटल है, और दूसरा कौन है, धर्मशाला। ठीक है, ये सीजन के अकॉर्डिंग दो कैपिटल बनते हैं। इसी टाइप से अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो विंटर में इसका कैपिटल हो जाता है देहरादून, क्योंकि समर में ये ग्रीसेन जो है, ग्रीसेन वहां पे एक सिटी है, वो आपका कैपिटल बनता है। रीजन क्या है, उत्तराखंड में विंटर जब आता है तो ग्रीसेन में इतनी बर्फ होती है कि वहां से चीजें मैनेज नहीं होती, इसलिए यहां पे भी उत्तराखंड के लिए एक तो देहरादून आ गया और दूसरा आपका ग्रीसेन आ गया, दो कैपिटल बन गए अकॉर्डिंग टू सीजन। तो यू रिलेटेड, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, जो आपका हरियाणा है H रिलेटेड टू सी है, और P इज ऑल्सो रिलेटेड टू सी। तो यहां जो S है उसके दो एलिमेंट C के किसी एक ही एलिमेंट सी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं, चंडीगढ़ से।
इसी टाइप से जब मैं हिमाचल प्रदेश, इसको HP लिख रहा हूं, किससे रिलेट हो रहा है, वो शिमला से भी रिलेट हो रहा है, और हिमाचल प्रदेश आपका देहरादून से भी रिलेट हो रहा है। तो आपके एस के एक एलिमेंट ई के दो एलिमेंट से रिलेट हो रहा है। इसी टाइप से उत्तराखंड, उसको मैं यू से डिनोट करता हूं, उत्तराखंड देहरादून से भी रिलेट हो रहा है और उत्तराखंड ब्रिसेन से भी रिलेट हो रहा है। तो बेसिकली जो आपका स्टेट है और उसका कैपिटल है, उसके बीच में हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। रिलेशन का मतलब क्या है, इन्हीं दो सेट के एलिमेंट को किसी भी एक रूल से रिलेट कर देना है। एक ऐसा सेट पिक करा, एक सी सेट पिक करा, एस के एलिमेंट को सी से रिलेट करना है, उसके लिए कोई रूल बना दिया। यहां पे कैसे रिलेट कर रहे हैं, एस के एलिमेंट सी से तभी रिलेट होंगे जब सी का एलिमेंट एस का कैपिटल बन जाए। दिस इज अ रूल, रिलेशन बन गया। इस टाइप से आप कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। जैसे एक और रिलेशन बनाते हैं कि आपका कोई स्टेट किसी एक कैपिटल से रिलेट होगा अगर उस स्टेट के उस कैपिटल में 1000 से ज्यादा पर्सन्स रहेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं राजस्थान की, और दूसरा बात करते हैं हम, मान लेते हैं गुजरात। बहुत सारे राजस्थानी हैं जो गुजरात में जाके बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत सारे गुजराती हैं जो राजस्थान में जाके बैठे हुए हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गुजरात का जो कैपिटल है, देखिए राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर, तो जयपुर के अगर 1000 पर्सन्स गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, तो ओरिजिन जिनका जयपुर है, अगर वो गुजरात में जाके काम कर रहे हैं, तो गुजरात इज रिलेटेड टू, क्या मैं अज्यूम कर लूंगा, जयपुर। इसी टाइप से राजस्थान के अगर 100 से ज्यादा पर्सन गांधीनगर से आए हुए हैं, राजस्थान में 1000 से ज्यादा पर्सन अगर गांधीनगर से आए हुए हैं, तो राजस्थान इज रिलेटेड टू गांधीनगर। तो बेसिकली यहां मैं रिलेशन क्या बना रहा हूं, आ स्टेट इज रिलेटेड टू अ कैपिटल ऑफ अदर स्टेट और सेम स्टेट इफ there are more than 1000 or 1000 persons are from that given state। ये भी रिलेशन बना सकते हैं। तो दो सेट के बीच में जब भी रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन किसी भी तरह का बनाया जा सकता है। तो आई थिंक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन क्लियर हो गया होगा। तो जब भी रिलेशन बनाना है, एक एस पिक करेंगे, एक सी पिक करेंगे, जो रिलेशन होगा वो बेसिकली एस क्रॉस का सी का सबसेट होगा। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन आ गई, क्योंकि एस और सी के एलिमेंट को मैं किसी भी तरीके से रिलेट कर सकता हूं, बहुत सारे रूल बना सकता हूं। ठीक है, तो एनी सबसेट ऑफ एस क्रॉस सी इज अ रिलेशन फ्रॉम एस टू सी। इसको फॉर्मली मैं अभी डिफाइन करूंगा। क्लियर हो गया? जैसे मैंने स्टेट का एग्जांपल, पहला एग्जांपल दिया, स्टेट्स आर रिलेटेड टू देयर कैपिटल्स, या स्टेट इज रिलेटेड टू अ कैपिटल ऑफ अदर स्टेट और सेम स्टेट if there are 1000 or more than 1000 persons from that capital are working in given state। ठीक है, इसी टाइप से डेली लाइफ में आप ये करते ही हैं, बहुत बार करते हैं। रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट का मेन्यू होता है, मैंने कुछ 5 आइटम रखे हैं। ठीक है, बहुत सारे आइटम रखेंगे तो आपका पूरा ध्यान यही रहेगा। तो मैंने सिर्फ 5 आइटम रखे हैं जो आपके फेवरेट होंगे, उनका पैरेलल में प्राइस होता है। ठीक है, अब मेन्यू में एक्स्ट्रा क्या आता है, वेज बर्गर प्लस पास्ता, या वेज बर्गर और आइसक्रीम उसके साथ ऐड ऑन करने पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। इस टाइप के बहुत सारे मेन्यू बन जाएंगे। तो आपका एक मेन्यू का सेट है, एस आपका या एम एक सेट बन गया जो मेन्यू आइटम है, और पी एक सेट बन गया प्राइस लिस्ट। मेन्यू का हर मेंबर इस प्राइस लिस्ट से रिलेट होगा। तो यहां रिलेशन क्या बन गया, आइटम इन अ मेन्यू इज रिलेटेड विद प्राइस ऑफ दैट आइटम। हर रेस्टोरेंट में ये रिलेशन यूज होता है।
अब यहां पे कुछ नंबर्स आएंगे और दो चीजों का सेम प्राइस भी हो सकता है, दो चीजों का सेम प्राइस भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पे एक और आइटम ऐड कर दें, छोले भटूरे, मान लीजिए वो भी 120 रुपीज के हैं, तो वेज बर्गर भी 120 से रिलेट हो जाएगा और छोले भटूरे भी 120 से रिलेट हो जाएंगे। आइसक्रीम के साथ साथ एक मैगी ऐड कर देते हैं, मान लीजिए मैगी भी 80 रुपीज का मिल रहा है किसी रेस्टोरेंट में और आइसक्रीम भी 80, तो मैगी इज रिलेटेड टू 80 और आइसक्रीम इज ऑल्सो रिलेटेड टू 80। ठीक है, तो यहां क्या आ गया, एक मेन्यूज का सेट आ गया पी एम, और दूसरा सेट मेरे पास क्या आ गया, प्राइस का सेट, और एस इसका कोई भी अगर सबसेट लूंगा तो दैट इज आर रिलेशन, या आर इज एनी सबसेट ऑफ क्या जाए एम क्रॉस पी, तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एम टू पी। ठीक है, अब रिलेशन में कुछ डेफिनेशंस आती हैं। पहली डेफिनेशन डोमेन। डोमेन क्या होता है, जिस सेट के एलिमेंट किसी गिवन सेट के साथ रिलेट करते हैं। तो जैसे यहां मेन्यूज जो है वो आपका क्या हो गया, डोमेन, तो फर्स्ट सेट है, और जो सेकंड सेट है दैट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये सारी टर्म मैं अभी डिफाइन करूंगा मैथमेटिकली फॉर्मली। और कोडोमेन में जितने एलिमेंट और आते हैं, मान लो मैं यहां पे एक नंबर ऐड कर देता हूं से 70 रुपीज ऑल्सो, यहां पे 180 रुपीज, लेकिन ऐसा मेन्यू में कोई अभी आइटम नहीं है जिसका प्राइस 70 रुपीज है। या हम इसमें एक ऐसा रिलेशन रेस्टोरेंट में ऐड कर दें, मान लीजिए कुछ डिस्काउंट चल रहा है, आपके फिक्स प्राइस होंगे, मान लो 120 रुपीज, 130 रुपीज, 140 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज, 35 रुपीज, ये कुछ आइटम है, I1, I2, I3 एंड सो ऑन। ठीक है, मान लीजिए आज की डेट में कुछ आइटम अवेलेबल नहीं है, तो आपकी प्राइस लिस्ट में ये होगा, लेकिन वो आइटम आपका अवेलेबल नहीं है, तो यहां प्राइस लिस्ट में कुछ एलिमेंट होंगे जो यहां से रिलेट नहीं होंगे। तो यहां पे डिफरेंस आता है रेंज एंड कोडोमेन। इस एग्जांपल में सेम दिखा हुआ है क्योंकि हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है। मान लो यहां पे एक नंबर होता 70 जो किसी आइटम का प्राइस ना होता। मान लीजिए पहले आपके रेस्टोरेंट में मैगी बन रहा था लेकिन अब नहीं बन रहा, तो मैगी के सामने उन्होंने व्हाइट शीट लगा दी, प्राइस लिस्ट में 70 है लेकिन उसके सामने कोई आइटम नहीं है, तो आपका कोडोमेन में तो ये 70 आ जाएगा, लेकिन रेंज कौन है, वो ही कोडोमेन के मेंबर जो किसी ना किसी से रिलेटेड है। तो यहां पे रेंज में 70 नहीं आएगा, कोडोमेन में 70 आएगा। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। क्लियर? अब इसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन करता हूं। देखिए पहले केस में भी जो रिलेशन था वो सबसेट ऑफ सम एस क्रॉस सी था, यहां पे एम क्रॉस पी का सबसेट है। तो मैथमेटिकली जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो क्या होगा, इफ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, अब यहां देखना, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक चीज, बहुत बेसिक चीजें ध्यान रहनी चाहिए। मैं यहां टर्म यूज कर रहा हूं एनी टू सेट्स, कहीं भी एम्प्टी नॉन एम्प्टी वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, यानी कि ए और बी दोनों एम्प्टी भी हो सकते हैं, दोनों नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, एक एम्प्टी हो सकता है दूसरा नॉन एम्प्टी हो सकता है। और यही स्टूडेंट गलती करता है। जब आगे जाके हम फंक्शंस की बात करेंगे तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें ऐड करेंगे, वहां हम फंक्शन जब डिफाइन करेंगे तो ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी, और मैं वहां मीनिंग समझाऊंगा रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, और लाइफ टाइम गारंटी देता हूं कि याद रहे। ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, देन अ रिलेशन फ्रॉम
जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होती है, मुझे किस चीज को किसके साथ रिलेट करना है। तो फ्रॉम ए टू बी, और इसी टाइप से फंक्शन की भी एक डायरेक्शन होती है। थोड़ा थोड़ा मैं हिंट ऐड कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें सेम होंगी, क्या चीजें डिफरेंट होगी वो भी बताऊंगा। इफ और अ रिलेशन से आर, उसको नोटेशन देंगे हम आर से। इफ आर इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। जितने भी रिलेशन है वो क्या होते हैं, ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं, और ए क्रॉस बी का हर सबसेट एक रिलेशन हो। जैसे मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं, जैसे मैंने ए को एन पिक कर लिया और बी को जेड पिक कर लिया, ठीक है। अब एक रिलेशन डिफाइन करता हूं, ए रिलेटेड टू बी इफ टू डिवाइड्स ए माइनस बी। रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, अगर 2a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो एलिमेंट रिलेट, या सिंपल डिफाइन करते हैं, a माइनस बी इज अ नेचुरल नंबर। ए और बी रिलेट करेंगे, आप कोई भी रूल बना सकते हैं, मैं ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं कि दो पेयर कैसे बना सकते हैं, दो एंटिटीज हैं उनका पेयर बनाना है, वो कैसे बना सकते हैं, उनके बीच में कोई रूल लगा दो, ठीक है। अब ये रिलेशन में एलिमेंट क्या आएंगे, देखो कैसे एलिमेंट लिखने हैं। ए कहां से आना है, नेचुरल नंबर से, बी कहां से आना है, जेड से। ये अज्यूम करके चल रहे हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एन का और सेकंड कंपोनेंट जेड। अगर ए को मैं 1 रखता हूं तो ऐसी कौन सी बी की चॉइसेस हैं कि ए माइनस बी नेचुरल नंबर आ जाए, कोई होगा, ए माइनस बी। बी कहां से आ सकता है, जेड से। तो अगर यहां पे मैं -1 रख दूं या 0 रख दूं तो 1 माइनस 0 नेचुरल नंबर, 1 माइनस 1 नेचुरल नंबर, 1 माइनस 2 नेचुरल नंबर, 1 माइनस -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 1 -3 एंड सो ऑन। तो 1 के साथ ये सारे एलिमेंट रिलेट हो गए। इसी टाइप से जब मैं, अब देखो 1 के साथ 1 रिलेटेड नहीं है क्योंकि 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। इसी टाइप से अगर मैं 2 रखता हूं यहां पे, पहला कंपोनेंट 2, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है स्मॉलेस्ट, देख लो, 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 माइनस 0 2 आएगा, 2 माइनस -1 3 आ जाएगा एंड सो ऑन। ये रिलेट हो गया। 3 से कौन रिलेट होगा, 2 रिलेट हो जाएगा, 3 से 1 रिलेट हो जाएगा, 3 से 0 रिलेट हो जाएगा, 3 से -1 रिलेट हो जाएगा एंड सो ऑन। और इसी टाइप से इस साइड चलते रहेंगे। तो बेसिकली इस रिलेशन में कितने एलिमेंट आ गए, इनफाइनाइट। और ये जो R है, R इज अ सबसेट ऑफ n क्रॉस Z, क्योंकि फर्स्ट कंपोनेंट n नेचुरल नंबर है, सेकंड कंपोनेंट कैन बी एनी इंटीजर और नेचुरल नंबर। क्लियर। अब इसमें डोमेन कौन होगा, डोमेन इज वो जहां से हम रिलेशन डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं। कोडोमेन इज जिस सेट तक जाते हैं हम। और अगर मैं यहां रेंज की बात करूं, ये इंपॉर्टेंट है रिलेशन में, रेंज फाइंड करना। रेंज, इसका मतलब क्या होता है,
वो एलिमेंट B belongs to B such that there exists A belongs to N with A related to B। वो सारे कोडोमेन के एलिमेंट जो किसी ना किसी एक एलिमेंट से जरूर रिलेट। तो यहां देखो 0 रेंज में आएगा 1 से रिलेटेड है, -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा। तो 0 से लेके सारे नेगेटिव नंबर आगे इस साइड बढ़ते हैं। 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। तो रेंज क्या बन जाएगा यहाँ पे? 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, क्योंकि 0 1 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 4 से रिलेट हो जाएगा। तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, 0 आ गया, और इस साइड से देखूंगा तो सारे नेगेटिव नंबर आ गए। तो इस केस में रेंज क्या बन गया? पूरा Z बन गया। हमेशा जरूरी नहीं है कि पूरा Z बनेगा। एक और एग्जांपल देते हैं कि एक रिलेशन डिफाइन करते हैं R, A is related to B such that say A is equal to B, where A is, और मैं लिख लेता हूं R is a relation from A और N to Z ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट क्या आएंगे? सिंपल सा कैलकुलेशन है। यहां पे इसको A लिखेंगे और B भी किसके इक्वल आ जाएगा? A, सच दैट A कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। तो इस रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 एंड सो ऑन। दीज आर एलिमेंट। अब यहां देखिए डोमेन कौन है? डोमेन जहां से हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, दैट इज द नेचुरल नंबर। कोडोमेन कौन है? कोडोमेन जिस सेट तक रिलेशन ले जाते हैं एज सेट ऑफ इंटीजर। और अगर मैं यहां पे रेंज की बात करूं, वो सारे एलिमेंट, रेंज की डेफिनेशन क्या होगी? B belongs to codomain such that there exists A belongs to domain with A related to B। वो सारे B जो किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेट हो रहे हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट है? इट इज नेचुरल नंबर। 1 1 से रिलेट है, 2 2 से है, 3 3 से है, तो इट इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां देखो कोडोमेन पूरा Z है और मेरा रेंज जो है वो नेचुरल नंबर है। तो किसी भी रिलेशन में जो रेंज आता है इट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। और रिलेशन कौन है? रिलेशन यहां देखो ये सारे के सारे एलिमेंट किसका सबसेट लिखूंगा? इट इज अ सबसेट ऑफ N क्रॉस Z। और N क्रॉस Z का हर सबसेट कोई ना कोई रिलेशन है और हर रिलेशन एक सबसेट बनाता है। क्लियर? तो अगर मैं फॉर्मली रिलेशन को लिखूं तो आप ये लिख सकते हैं कि R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B if and only if R is a subset of A cross B। Any subset of A cross B is a relation from A to B। इसी टाइप से अगर मैं ये लिखता हूं R is a relation from B to A, तो वो क्या हो जाएगा? इफ एंड ओनली इफ R इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस A। और A क्रॉस B का सबसेट जरूरी नहीं है कि B क्रॉस A का हो, क्योंकि B क्रॉस A में फर्स्ट कंपोनेंट B का आएगा और A क्रॉस B में फर्स्ट कंपोनेंट A का आएगा। और A और B अगर डिफरेंट सेट आ गए तो सेम सबसेट आने की गारंटी नहीं। तो दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन और मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर अ रिलेशन।
अब वर्बली कुछ भी बोलते रहो, प्रॉब्लम नहीं है, हमें मैथमेटिकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो पहले ट्राई करा करो कि रियल लाइफ में हम कहाँ चीजें यूज कर रहे हैं। हर जगह आप रिलेशन यूज कर रहे हैं। आपकी फैमिली में आपका जितने बॉयज हैं, आपकी फैमिली में जितने भी जेंट्स हैं या बॉयज हैं, मेल पर्सन्स, और दूसरी साइड फीमेल पर्सन्स हैं, तो हर मेल का हर फीमेल से कोई ना कोई एक रिलेशन है आपकी फैमिली में। और अगर आपकी फैमिली कर रहा हूं तो दैट इज अ ब्लड रिलेशन। एक ट्री बनता है फैमिली ट्री, तो वो भी एक रिलेशन से बनता है। तो रिलेशन इज एवरीवेयर। तो आप कुछ डिटेल में थोड़ा सा और थिंकिंग करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपकी रियल लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन जो आप यूज कर रहे हैं, कोई ऐसे रिलेशन का एग्जाम्पल जो रियल लाइफ में आपको दिखता है। ठीक है, जैसे आपकी फैमिली से रिलेटेड, या घर पे आप वेजिटेबल लाते हैं, आप घर पे आप फ्रूट्स लाते हैं, घर में किचन का जो काम करते हैं वहां भी आप रिलेशंस को कैसे यूज कर रहे हैं। डेली आपके बैग में आपकी बुक्स जाती हैं, ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल्स जाती हैं, और आप क्लास में जाते हैं तो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं और लेक्चर का जो रिलेशन है, आपके लेक्चर नंबर हैं, हर वीक के कुछ नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, और हर लेक्चर को एक फैकल्टी असाइन है, एक टीचर असाइन है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिलेशन। किचन में कुकिंग करते हैं, किस वेजिटेबल में किस टाइप का अनियन डलेगा, क्या क्या इंग्रेडिएंट डलेंगे, दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन अ रिलेशन। तो अगर आप घर पे बैठ के शांति से सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि हम हर जगह रिलेशन का यूज कर रहे हैं, हर जगह, आगे भी दिखाऊंगा, फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने एक स्विच बोर्ड का बटन ऑन किया, एक आपके घर पे स्विच बोर्ड लगा हुआ है, आप बटन ऑन कर रहे हैं, अगर वो बटन किसी भी डिवाइस से, फैन, टीवी, लाइट्स, एसी, माइक्रोवेव, किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो वो किसी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, नॉट रिलेटेड। अगर एक स्विच फैन से कनेक्टेड है तो दैट स्विच इज रिलेटेड टू फैन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बाइनरी रिलेशन क्या होता है। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, आ रिलेशन फ्रॉम अ सेट ए टू अनदर सेट बी। अब अगर मेरे पास सिर्फ एक सेट हो जाए, जैसे रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड है, तो MS I such that I और फूड आइटम, इन अ रेस्टोरेंट। ठीक है, किसी एक रेस्टोरेंट में फूड आइटम जो है, मैं एक रिलेशन डिफाइन करता हूं से S कि I1 कोई आइटम 1 है और आइटम 2 है। कोई भी एक फूड आइटम पिक करा, आर रिलेटेड इफ एंड ओनली इफ प्राइस ऑफ I1 इक्वल टू प्राइस ऑफ I2। वो सारे फूड आइटम आपस में रिलेटेड हैं जिनका प्राइस सेम है। तो बेसिकली ये I1 भी M का एलिमेंट होगा, I2 भी M का एलिमेंट होगा। तो मेरे पास जो इसमें एलिमेंट आएंगे वो डेफिनेटली फर्स्ट कंपोनेंट M का एलिमेंट है, सेकेंड कंपोनेंट भी M का एलिमेंट है, तो इट इज अ सबसेट ऑफ M क्रॉस M। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे जो S है इज अ रिलेशन फ्रॉम M टू M। तो अगर आपका A एंड B जो सेट है दोनों सेम हो जाए, देन मैं अगर उस पर रिलेशन डिफाइन करूं तो दैट इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। तो डेफिनेशन क्या आएगी, इफ A बी एनी सेट
then a relation are defined or from A to A is called an or called a binary relation. That is, R जो है it is a subset of A cross A. So any subset of A cross A is called a binary relation on A or a binary relation simply. तो सिंपल रिलेशन की बात करूंगा तो वो A से B पे हो सकता है और B से A पे हो सकता है, बट जब मैं बाइनरी रिलेशंस की बात करता हूं इट इज ऑलवेज फ्रॉम A सेट टू इटसेल्फ. क्लियर? अब देखो, R कोई भी A क्रॉस A का अगर सबसेट है तो दैट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A, और अगर मेरा R कोई सबसेट ऑफ A क्रॉस B है इट इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. तो अगर मुझे काउंटिंग ऑफ रिलेशंस करना है तो उसका मतलब क्या है, A से B पे अगर रिलेशंस काउंट करने हैं तो मुझे A से B पे A क्रॉस B के सबसेट्स काउंट करने हैं, और अगर मुझे किसी सेट पे बाइनरी रिलेशन काउंट करने हैं तो उसका मतलब क्या है, मुझे उस गिवन सेट के सबसेट्स सॉरी A क्रॉस A के सबसेट्स चाहिए. अब ये कैसे काउंट करेंगे, तो मूव ऑन करते हैं काउंटिंग ऑफ आर रिलेशंस. तो अगर मेरे पास इफ A and B are any two sets, तो हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था तो एक प्रॉपर्टी डिस्कस करी थी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B. और हमने चैप्टर 1 में सेट्स में, सबसेट्स में एंड पावर सेट्स में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि किसी भी एक सेट के कितने सबसेट्स होते हैं वो हम काउंट कर चुके हैं. तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट्स की बात करूं या नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करूं या ऐसे लिखते हैं ताकि आपको समझा दे, R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. So R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B. ये डिस्कस करते हैं. इसका मतलब क्या है, दस इंप्लाइज अगर कोई रिलेशन होगा तो वो सबसेट होगा, और सबसेट है तो इट इज अ रिलेशन. तो दैट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ किसके सबसेट, A क्रॉस B के सबसेट. और किसी सेट के सबसेट्स का मीनिंग क्या था, इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ A क्रॉस B. अब पावर सेट का मतलब क्या है, सबसेट्स का कलेक्शन. और वो कितने होते हैं ये हम चैप्टर 1 में प्रूफ करते हैं, नंबर ऑफ 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B which is equal to 2 to the power number of element in A, number of element in B. This is the counting of a relation from a set A to B.
जैसे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू 2, सिंपली आपको काउंट करना है नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B. तो सिंपल फॉर्मूला, इट इज 2 to the power number of element in A cross B, which is equal to 2 to the power number of element in A, number of element in B, which is 2 to the power A में कितने एलिमेंट है 3 और B में कितने 2, तो इट इज 2 to the power 6. ठीक है, तो which is 64. 4 into 4 into 4. क्लियर? इसी टाइप से अगर मैं ये यहां देखूं, आपसे ये कहूं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, वो कितने हैं 2 to the power number of element in A cross B, which is equal to 2 to the power number of element in A, number of element in B. और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, इट इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A. और ये चीज किसके इक्वल है, दिस इज 2 to the power कार्डिनलिटी ऑफ B क्रॉस A लिख सकता हूं मैं, लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम B to A. तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम B to A. A से B पे जितने भी रिलेशंस हम बना सकते हैं उतने ही रिलेशंस B to A डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर कंसेप्ट? और इसी में अगर मैं ये बात करूं कि नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए, वो कितने हो जाएंगे. बाइनरी रिलेशन का मीनिंग क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए. और पावर सेट ऑफ ए का मतलब सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. और कितने सबसेट्स होते हैं, 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, which is equal to 2 to the power number of element in A, number of element in A, which is 2 to the power number of element in A whole square. और ये चीज बहुत जगह यूज होगी. जैसे सिंपल सा क्वेश्चन, if number of element in A is 3, then number of relations on A. अब यहां ये ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन ऑन ए और नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए, इसका मीनिंग सेम है. वो कितने आ जाएंगे, इक्वल टू 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 होल पावर 2. ध्यान रखना पावर में है, तो इट इज 2 to the power 9. इतने रिलेशन बना सकता हूं अगर मेरे पास सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट. सेट में अगर 2 एलिमेंट होते तो 2 to the power 2 to the power 2, 2 to the power 4, 16 रिलेशन आ जाते. सेट में अगर एक एलिमेंट होता तो 2 to the power 1 एलिमेंट आ जाता. और यहां देखो, ये नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता,
क्योंकि ए और बी में मिनिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 0। ए और बी दोनों मिनिमम क्या हो सकते हैं? एम्प्टी ले सकते हो आप, सबसे छोटे सेट। अगर ए और बी एम्प्टी हो गया तो ये नंबर 0 हो गया, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो 1। अगर ए और बी एम्प्टी भी हो जाएं तब भी मैं एक रिलेशन उस पर डिफाइन कर सकता हूं। तो फ्रॉम एवरी सेट टू एवरी सेट देयर इज एटलीस्ट वन रिलेशन। उसको अभी मैं नाम दूंगा, रीजन थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। इस ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, किसी की भी बात कर लो, ए सबसे स्मॉलेस्ट कौन हो सकता है? जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। बी सबसे स्मॉलेस्ट कब हो सकता है? जब कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ए क्रॉस बी में मिनिमम कितने एलिमेंट आएंगे? 0। 2 की पावर 0 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 1। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या बी टू ए। तो किसी भी सेट से किसी भी सेट पे एटलीस्ट एक रिलेशन जरूर बना सकते हैं। अब वो कौन सा रिलेशन होगा? तो उसके लिए पहले थोड़ी सी डेफिनेशंस लिख लेते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ये 3 बेसिक से रिलेशन है। जैसे मैंने रिलेशंस की बात करी, आर इज अ रिलेशन, क्या यहां लिखते हैं? तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कब होता है? डेफिनेशन सिर्फ ये याद रखना है आपको, इफ एंड ओनली इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए, सॉरी ए क्रॉस बी, जितने भी सबसेट हैं। और जब हमने सेट थ्योरी पढ़ी थी तो 2 बेसिक चीजें डिस्कस करी थी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ इट्स गिवन सेट। हर सेट खुद का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है। तो यहां पे फाई जो होगा, इट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ए क्रॉस बी। और इसी टाइप से ए क्रॉस बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आएगा। तो ये वाला जो सेट आता है उसको हम डिनोट करते हैं यू से। तो और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? दिस इंप्लाइज फाई इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और कौन सा रिलेशन है? जिसमें आपस में कोई भी रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, ए का कोई भी एलिमेंट बी से रिलेट ही नहीं हो रहा है। दिस इज एम्प्टी रिलेशन। The first one, empty void relation is a phi is a subset of A cross B is called an empty relation। और हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन का मीनिंग क्या है? ए क्रॉस ए इज सॉरी ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, कि हर एलिमेंट को सबके साथ रिलेट करवा दो। ठीक है, इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है? अगर मैं ये डिफाइन करता हूं, इफ आर इज अ रिलेशन,
फ्रॉम ए टू बी। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो आर होगा उसमें क्या आएगा, कुछ ए कोमा बी एलिमेंट आएंगे सच दैट ए और बी के बीच में कोई रूल होगा, ए इज रिलेटेड टू बी, ये कनोटेशन यूज कर लेते हैं। तो मैं एक नया सेट बना सकता हूं, यहां क्या होगा, ये ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे, ए और बी में कोई रिलेशन होगा। मैं एक सेट बना सकता हूं बी कोमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए सच दैट ए बी कहां से बिलोंग कर जाए, आर से बिलोंग कर जाए। अगर आर मेरे पास कोई रिलेशन है तो ए बी से रिलेट होगा ही होगा। मैंने एक नया सेट बनाया बी कोमा ए, बी कोमा ए इस सेट में कब आएगा, जब ए कोमा बी आर में चला जाएगा। तो दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम, क्या हो जाएगा, बी टू ए, एंड इट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ आर। तो कॉल्ड इनवर्स ऑफ आर। आर क्या है, रिलेशन। तो यहां एक, जब हम फंक्शन पढ़ेंगे और यहां जब हम रिलेशन पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, मैं हर रिलेशन का इनवर्स रिलेशन बना सकता हूं, हर रिलेशन का इनवर्स रिलेशन बना सकता हूं, लेकिन फंक्शंस में हर फंक्शन का इनवर्स नहीं बना सकता। उसका मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा आगे जाके, उसका एग्जाम्पल मैं आगे जाके आपको डिफाइन करूंगा, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा और बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। ये था आपका बेस ऑफ द रिलेशंस। अब काम की चीज, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है और काउंटिंग क्लियर है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर से इंट्रोड्यूस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द रिलेशन, एंड उस क्लासिफिकेशन में काउंटिंग ऑफ अ रिलेशन। और इन सब में से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आएगा इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। थैंक यू।